आज मैं आपको कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पेपर दिखाऊंगा और उसको सोल्व करवाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 और 24 यानी कि करंट सेशन का क्वेश्चन पेपर है, 10वीं कक्षा का है, विज्ञान विषय का है, कोड ए है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम का, वो 60 नंबर का आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। अब इसके क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है सेक्शन ए से। सबसे पहले भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्रों ए तथा बी से आपतित होकर क्रमश छिद्रों सी तथा डी से बाहर निकलते हैं। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो इन चारों में से क्या चीज़ जो है बॉक्स के अंदर पाई जा सकती है? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए, कांच का आयताकार स्लैब। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? तो कौन सा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा गुणा में समय। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। विद्युत परिपथों की लघुपथन तथा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति जो है वो है फ्यूज। क्योंकि अगर हाई टेम्प वोल्टेज आती है तो उससे जो है ये घर के उपकरण को जलने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का जो रंग नीला है वो प्रकाश के परिकिरण की वजह से दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल के अंदर जो है छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और जब सूर्य से प्रकाश आता है तो उन कणों की वजह से जो नीला रंग जो है वो सबसे अधिक परिकिरण होता है, यानी कि सबसे अधिक फैलता है, जिसकी वजह से जो है हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है जो वायुमंडल से ऊपर चला जाए अंतरिक्ष के अंदर, तो उसको जो है अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। लेकिन जब हम ज़मीन से आकाश की तरफ देखते हैं तो अगर साफ़ मौसम है तो हमें जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रकाश का नीला रंग है वो सबसे अधिक फैलता है। तो इस वजह से जो है आकाश हमें नीला दिखाई देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक अभिकथन है, एक कारण है। तो अभिकथन के अंदर ये बताया गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर होता है। और कारण आर के अंदर बताया गया है, अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सत्य है, यानी कि अभिकथन ठीक है परंतु आर असत्य है, कारण जो है वो गलत है। तो ये आपका जो है ऑप्शन सी आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का विक्षेपण और वर्णक्रम। इन दोनों के बारे में बताना है कि प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है और वर्णक्रम क्या होता है। तो छठे का जो पहला है उसका आंसर ये है। क्वेश्चन है, प्रकाश का विक्षेपण क्या है? तो आंसर देखिए, सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर यह प्रकाश 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसको ही प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। यानी कि जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बट जाता है, और इस तरह से प्रकाश के 7 रंगों में बटने को ही प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और उसके बाद इसके अंदर पूछा गया था वर्णक्रम के बारे में। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त 7 रंगों का अनुक्रम वर्णक्रम कहलाता है। यानी कि जब श्वेत प्रकाश यानी कि सफ़ेद प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो जो 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसको वर्णक्रम कहते हैं, 7 रंगों की पट्टी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आंसर ये है। तो क्वेश्चन है, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पत्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पत्त हो जाता है? उत्पत्त का मतलब होता है अत्यधिक गर्म होना। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि जो विद्युत हीटर है, जो घरों में सर्दियों के टाइम पर विद्युत हीटर यूज किया जाता है,
उसकी जो डोरी यानी कि तार वो गर्म क्यों नहीं होती, उसका जो तापन है यानी कि गर्म करने वाला जो यंत्र है वो गर्म क्यों हो जाता है। आंसर देखें इसका, ये है आंसर यहाँ पर देखें। विद्युत हीटर की डोरी का प्रतिरोध नगण्य होता है। नगण्य मतलब ना के बराबर होता ही नहीं। कहता है कि विद्युत की हीटर की जो डोरी होती है यानी कि विद्युत हीटर की जो तार होती है उसके अंदर प्रतिरोध नहीं होता, इसलिए वह उत्पन्न नहीं होती यानी कि गर्म नहीं होती। जबकि तापन अवयव यानी कि गर्म करने वाला जो अवयव है प्रतिरोध अधिक होने से यानी कि उसका प्रतिरोध अधिक होता है, उसके अंदर प्रतिरोध होता है और वो भी ज़्यादा मात्रा में, तो उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उसकी वजह से प्रतिरोध की वजह से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वह उत्पन्न हो जाता है यानी कि गर्म हो जाता है। यानी कि प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध की वजह से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा की वजह से वो गर्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसके दो पार्ट हैं, बी वाला है, ये ए था, बी वाला और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दूसरा, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि विद्युत तापन युक्ति यानी कि ऐसे यंत्र जो गर्म करने का काम करते हैं, जैसे ये ब्रेड टोस्टर है, इसका काम होता है ब्रेड को गर्म करने का, और विद्युत इस्त्री जो है ये भी गर्म होती है, कपड़ों को प्रेस करने के लिए यूज की जाती है। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि इसमें जो है शुद्ध धातुओं की बजाय मिश्र धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है इनको बनाने के लिए। तो आंसर देखें अब इसका। तो यहाँ पर आंसर है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि जो मिश्र धातु हैं उनके अंदर जो प्रतिरोधकता होती है वो ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, शुद्ध धातुओं की तुलना में। तो इसमें यही बात बताई गई है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाले शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि जो मिश्र धातु हैं शुद्ध धातुओं को मिलाकर ही बनाया जाता है, लेकिन मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है वो ज़्यादा होती है शुद्ध धातुओं से। उच्च ताप पर भी ये मिश्र धातु ऑक्सीकृत नहीं होते, यानी कि उच्च ताप ताप के ऊपर भी मिश्र धातुएं जो हैं ऑक्सीकृत नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए अब। इसके 24 में भी क्वेश्चन दिया गया है, यह दर्शाएं कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का प्राप्त प्रतिरोध 9 ओम 4 ओम होगा। तो आंसर देखें इसका। तो ये पहले का आंसर है, 9 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम तथा एक प्रतिरोध को उनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओम का नियम बताइए, प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। तो इसके बारे में आंसर देखें। आंसर देखें, ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए, नियत का मतलब होता है कांस्टेंट रखी जाए यानी कि बनाए रखे जाए, यानी कि जो ताप है उसको बनाए रखा जाए, तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उसके बाद है, किसी चालक का वह गुणधर्म जो चालक में विद्युत धारा प्रवाह का अवरोध करता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं या फिर कहलाता है। यानी कि ये बताया गया है किसी चालक का गुणधर्म चालक में विद्युत धारा प्रवाह का अवरोध करता है यानी कि विरोध करता है, तो उसको जो है विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है, यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा उसके वो जो है किन कारणों पर निर्भर करता है। पहला कारण है तार की लंबाई के ऊपर, चालक के अनुप्रस्थ काट के ऊपर, काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति की किस प्रकार का पदार्थ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाएं। आंसर देखें। चित्र तो आपको ये बनाना है, उसके बाद आंसर देखें नीचे। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती है, यानी कि मिल जाती हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। तो यहाँ पर जो है उल्टा है बिल्कुल, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, यानी कि बंद होती है, आपस में मिल जाती हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ पर घनी होंगी, जहाँ पर डेंस होंगी, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा। तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा मजबूत होगा, यानी कि जहाँ पर घनी होंगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उससे पहले 24 में क्वेश्चन है, परिनालिका क्या होती है? किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? और उसके बाद इसी के अंदर क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताएं। यहाँ पर आंसर है, आंसर देखें, पास पास लिपटे, यानी कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार, यानी कि तांबे की तार है जो पास पास लिपटी हैं। बेलन की आकृति, और आकृति कैसी है? बेलन जैसी, यानी कि दिखने में बेलन जैसा है। अनेक फेरों वाली, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे फेरे, यानी कि बहुत सारे चक्कर लगे हुए हैं तांबे की तार के, उस कुंडली को जो है परिनालिका कहते हैं। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर रेखाओं की भांति होती है, समांतर रेखाएं बराबर पैरेलल। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि परिनालिका के भीतर, यानी कि अंदर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो है चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। तो ये जो आंसर है, ये आंसर है उसका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताएं। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ में, यानी कि सीधे हाथ में, विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें, जो विद्युत धारावाही चालक हैं उसको इस प्रकार से पकड़ें कि हमारा जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, तो हमारी जो उंगलियां हैं, यानी कि जो हमारी पकड़ है, जो हमारी उंगलियां हैं, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन के नियम लिखो। ये है क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखो। और बी के अंदर जो है, बी पार्ट के अंदर भी क्वेश्चन है। तो आंसर देखें, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार, यानी कि पॉलिशदार मतलब चमकीला, तल यानी कि सतह पर गिरता है, यानी कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर गिरता है तो तल से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में लौट आना, यानी कि प्रकाश का वापस लौट आना, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि लाइट किसी, मान लीजिए जो है शीशा है उसके ऊपर पड़ी और शीशे से जो है रिफ्लेक्ट होकर वो वापस आ गई, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी कि तीनों के तीनों एक ही तल पर बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए व अपने उत्तर का कारण बताइए। तो किसी कार का अग्रदीप, यानी कि हेडलाइट, यानी कि गाड़ी की जो हेडलाइट है उसके बारे में बताना है। और किसी वाहन का पार्श्व दर्पण, दर्पण यानी कि पीछे देखने के लिए जो शीशे का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों के अंदर, उसके बारे में बताना है।
तो पहले का आंसर है अवतल दर्पण, यानी कि हेडलाइट के अंदर जो है अवतल दर्पण जो शीशा है उसका यूज किया जाता है। अगर दीपों में यानी कि हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो है हेडलाइट के अंदर प्रकाश का यानी कि लाइट जो है उसको शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज यानी कि सारी जो लाइटें हों एक समान काम करें यानी कि एक शक्ति के साथ पुंज प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि जो है लाइट जो हेडलाइट की जो लाइट है वो शक्तिशाली तौर पे काम करे यानी कि अच्छे से काम करे। उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट है, उसके अंदर उत्तल दर्पण यानी कि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा आभासी पूर्ण आकार का वह छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि उत्तल दर्पण जो है हमेशा सदैव सीधा आभासी पूर्ण आकार का वह छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं तथा इनके बाहर की ओर विकृत होने के कारण इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, यानी कि इसमें जो हमें दिखाई देता है पीछे का वो ज़्यादा दिखाई देता है अवतल दर्पण के अंदर। तो इसलिए गाड़ियों के अंदर पीछे देखने के लिए कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है तो उसके लिए उत्तल दर्पण यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर चॉइस में भी क्वेश्चन है, उत्तल लेंस व अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें और लेंस का सूत्र बताना है। और उसके बाद है किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो तीनों के आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस के अंदर जो पहला पॉइंट है, उत्तल लेंस बीच से मोटा यानी कि जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, और अवतल लेंस जो है बीच में से पतला होता है और किनारों पर से मोटा होता है। यानी कि ये पहचान है कि आप लेंस को पहचान पाओ। जो लेंस आपको बीच से मोटा मिले और किनारों से पतला मिलेगा वो उत्तल लेंस होता है, और अवतल लेंस जो होता है बीच में से पतला होता है किनारों से मोटा होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के रूप में किया जाता है। यानी कि दूरदृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और इसका विपरीत यानी कि निकट दृष्टि के लिए जो है अवतल लेंस का यूज होता है। उसके बाद है उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा दिखाई देता है, और अवतल के अंदर जो है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। अगला पॉइंट है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि धनात्मक होती है फोकस दूरी, और इसकी होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है। लेंस के सूत्र के बारे में पूछा गया था, तो ये लेंस का सूत्र है। उसके बाद तीसरे में ये पूछा गया था किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो आंसर देखें, जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, यानी कि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो उस लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद है सेक्शन बी रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता को रोकती है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। यानी कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन डाली जाती है ताकि वो खराब ना हो लंबे समय तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में आएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। तो आंसर में आएगा ग्रेफाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर ये बनेगा, सोडियम बहुत सक्रिय धातु है यानी कि बहुत ही क्रियाशील धातु होती हैं जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। यानी कि ऑक्सीजन जो वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है होती है उसके साथ क्रिया करके इसमें आग लग जाती है, तो इस वजह से इसको जो है केरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। तो आंसर देखें इसका। जब अम्ल किसी सार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है। यहाँ पर जो है ये उदाहरण दिया गया है, इसके अलावा कोई और दूसरा उदाहरण भी आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडे के बाहरी आवरण को एक बीकर में रखे सांद्र HNO3 के विलयन में डालने पर क्या होता है, आंसर देखें। तो ये है आंसर। अंड कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब इसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, और ये है उदाहरण इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र लिखो। चींटी के डंक से होने वाले दर्द से छुटकारा पाने का एक सामान्य तरीका भी बताएं, आंसर देखें। तो ये है आंसर। चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है मेथेनोइक अम्ल, और ये उसका रासायनिक सूत्र है। और उपाय पूछा था, तो आंसर देखें। इससे राहत पाने के लिए कोई भी उपलब्ध क्षारीय लवण, उदाहरणार्थ यानी कि उदाहरण के तौर पर बेकिंग सोडा, इस पर प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी कि बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जा सकता है इसके दर्द से छुटकारा पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं व अधातुओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, आंसर देखें। तो यहाँ पर एक तरफ धातु एक तरफ अधातु है। सबसे पहले धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं अम्ल या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। उसके बाद है धातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती है, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। उसके बाद है अधातुएं अधातीय तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। तीसरा पॉइंट है धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, यानी कि अलग कर देती हैं। अधातुएं जल से या भाप से अभिक्रिया नहीं करती हैं, अतः H2 को जल से विस्थापित नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धातुएं इलेक्ट्रॉनिक त्याग कर धनात्मक आयन बनाती हैं, और ये जो है ऋणात्मक आयन बनाती हैं। ये सभी धातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड नहीं बनाती हैं, और ये सभी अधातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 के 24 में भी क्वेश्चन है निस्तापन एवं भर्जन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए, आंसर देखें। तो यहाँ पर भी एक तरफ भर्जन है और एक तरफ निस्तापन है। यह वायु की उपस्थिति में होता है, यानी कि भर्जन जो है वायु की उपस्थिति में होता है, ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है, कार्बोनेट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड अयस्कों के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अयस्क आंशिक या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, और ये जो है अयस्क ऑक्सीकृत नहीं होता। उसके बाद है इसमें अयस्क को पूर्ण रूप से गलाया जाता है, इसमें अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, ये भर्जन का है और ये निस्तापन का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखें, आंसर देख। तो ये आंसर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम तथा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इसका उदाहरण है, इसका उपयोग जो है उद्योग में होता है। असंतृप्त वसा यानी कि जो वनस्पति तेल है उससे वनस्पति घी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण से जो है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनता है। उसके बाद इसी के अंदर जो है दूसरा क्वेश्चन ये है कि कार्बन के उन गुणों को स्पष्ट कीजिए जिनसे बड़ी संख्या में कार्बन यौगिकों का निर्माण होता है। यहाँ पर है क्वेश्चन, कार्बन के उन गुणों को स्पष्ट कीजिए जिनसे बड़ी संख्या में कार्बन यौगिकों का निर्माण होता है।
आंसर देखें, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। यानी कि कार्बन के अंदर ये गुण होता है कि वो कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि बंध बनाते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, और इस गुण से जो है यानी कि एक से दूसरा कनेक्ट होगा तो क्या बन जाएंगी, श्रृंखला बनेगी। और इन यौगिकों में यौगिक की लंबी लंबी श्रृंखला कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला या अंगूठे के आकार में व्यवस्थित व्यवस्थित कार्बन पाए जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला, तो इससे जो है कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली, अलग अलग शाखाओं वाली श्रृंखला भी बनती है और अंगूठे के आकार की भी। उसके बाद है चतुसंयोजकता। कार्बन में 4 संयोजकता होती हैं, इसलिए इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु या कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है। यानी कि संयोजकता होती है, यानी कि कार्बन के 4 होते हैं और ये अन्य 4 के साथ जो है के साथ बंधन बनाने का काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि कार्बन के अंदर 4 संयोजकता होती है और ये 4 जो हैं अन्य 4 कार्बन या फिर अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की इनकी क्षमता होती है। उसके बाद यहाँ पर चॉइस में भी फिर क्वेश्चन है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समन्वयों का चित्रण कर सकते हैं। और उसके बाद है, निम्न यौगिकों की संरचना बनाए, एथेनॉइक अम्ल, ब्रोमोपेटेंट और हेक्सेनेल, इन तीनों के बारे में आंसर देखें। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि आप कितने संरचनात्मक समन्वयों का चित्रण कर सकते हैं, तो आएगा आंसर 3, और तीनों के तीनों यहाँ पर दिए गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि निम्न यौगिकों की संरचना लिखिए, तो पहले की है ये एथेनॉइक अम्ल, ये क्या है, एथेनॉइक अम्ल है। उसके बाद दूसरा ये क्या है, ब्रोमोपेटेन, और तीसरा ये है हेक्सेनेल, ये है हेक्सेनेल। उसके बाद यहाँ से सेक्शन सी है, जीव विज्ञान बायोलॉजी, और बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है, तो इसका आंसर आएगा कांच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसमें पुनरुद्भवन से जनन हो सकता है, तो आंसर इसका आएगा उपयुक्त दोनों में से, इन दोनों के अंदर, तो ये ऑप्शन सी जो है आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन के अणु डैश के 3 परमाणुओं से बनते हैं, तो आंसर आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रक्त में शर्करा स्तर का नियमन कौन सा हार्मोन करता है, तो इसका आंसर है इंसुलिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क और मेडुला प्रत्येक के 2-2 कार्य लिखे, दोनों के 2-2 काम बताने हैं, आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट नामांकित चित्र बनाएं, तो ये है आंसर, ये चित्र आपको बनाना होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, आंसर देखें। तो ये आंसर है, मेंडल ने पाया कि शुद्ध लंबे मटर के पौधे तथा शुद्ध बोने मटर के पौधों के बीच संकरण से F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे थे। तो इसमें यह बताया गया है कि जो शुद्ध लंबे मटर के पौधे थे
और जो शुद्ध बोने मटर के पौधे थे, बोने का मतलब होता है छोटे, ये लंबे मटर के पौधे थे और ये छोटे वाले, इनके बीच संकरण किया गया तो F1PD के अंदर जो सभी पौधे मिले वो सभी पौधे लंबे थे। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, अर्थात दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। उसके बाद है द्वितीय चरण में उन्होंने F1T और TPD से प्राप्त पौधों में स्वयं परागकरण करवाया तो पाया कि लंबे तथा बोने पौधे का अनुपात 3:1 था, अर्थात F2PD में भी लंबे पौधे प्रभावी थे, यानी कि दूसरी F1PD के अंदर भी जो लंबे पौधे थे वो प्रभावी थे, परंतु बोने पौधे अप्रभावी लक्षण वाले भी थे। अतः यानी कि अर्थात मेंडल के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं, यानी कि जो लक्षण है वो प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये कैसे निर्धारित होता है। आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर है, देखें, मानव में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुण सूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुण सूत्र हैं, यानी कि आदमी के अंदर जो है XY गुण सूत्र होते हैं, मादा के अंदर X और X गुण सूत्र विद्यमान होते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुण सूत्र नहीं होता, यानी कि मादा के पास Y गुण सूत्र नहीं होता। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुण सूत्र होने चाहिए। क्योंकि जो लेडीज होती हैं उनके अंदर दोनों XX होते हैं और जो Y होता है वो ज़रूरी होता है लड़के के उत्पत्ति के लिए, तो और Y जो है आदमियों में मिलता है। तो ये बताया गया है कि जो मादा है वो जो है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि Y गुणसूत्र जो है व्यक्ति में पाए जाते हैं। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो XS का जोड़ा बनता है, तो अतः लड़की होगी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि लड़के का X और लड़की का X मिलता है तो XX बनता है, तो लड़की होगी। और अगर Y मिलता है लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो XY बनेगा, तो जो है उस अवस्था में जो है लड़के का जन्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण के बीच 3 अंतर लिखिए। दोनों के अंदर 3 अंतर बताने हैं। आंसर देख, तो यहाँ पर आंसर है, देख, एक जो है स्वयंपोषी एक तरफ और दूसरी तरफ है विषमपोषी। स्वयंपोषी पोषण की वह विधा जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उनको स्वयंपोषी कहते हैं, जो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन तैयार नहीं करता है तो उसके जो है विषमपोषी कहते हैं। उसके बाद है, इस प्रकार की पोषण प्रक्रिया में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों से स्वतंत्र होता है, यानी कि दूसरे जीवों के ऊपर उसको निर्भर होने की जरूरत नहीं होती, इसमें निर्भर होना पड़ता है दूसरे जीवों के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के पोषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का प्रयोग करके भोजन तैयार करना शामिल है, यानी कि इसके अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण की वजह से जो है पौधे जो भोजन बनाते हैं और इसमें कोई भी प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पोषण के इस तरीके को नियोजित करने वाले जीव को उत्पादों के रूप में जाना जाता है, तो इनको उत्पादक बोलते हैं। पोषण के इस तरीके को नियोजित करने वाले जीवों को उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है और इनको उपभोक्ता कहते हैं। उसके बाद है, पोषण के इस प्रकार में सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है।
और इसमें जो है जटिल कार्बनिक यौगिकों की खपत शामिल है और फिर सरल घटकों में टूटने के लिए पचाया जाता है। उसके बाद बी पॉइंट है, यानी कि अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में बताना है। आंसर देखें तो बी है, बी के अंदर बताना है ऑक्सीजन का परिवहन के बारे में। तो आंसर देखें, ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन अणु से आसानी से बंध सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के जो अणु हैं हीमोग्लोबिन यानी कि जो हमारे रक्त में होता है उसके साथ आसानी से बंध बना सकते हैं। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों में हवा से ऑक्सीजन लेता है तथा यह ऑक्सीजन को उन ऊतकों में ले जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं हीमोग्लोबिन के अणु के साथ आसानी से बंध बनाते हैं, यानी कि उनके साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। और जो हीमोग्लोबिन है, जब हम फेफड़ों से सांस लेते हैं तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि बंध बना लेते हैं उसके साथ, और उस ऑक्सीजन को ऊतकों में ले जाते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, यानी कि जहाँ पर उनकी कमी होती है ऑक्सीजन की, वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। पहले ऑक्सीजन का था, अब कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अधिक घुलनशील है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी में अधिक घुलनशील होती है, इसलिए यह ज़्यादातर हमारे रक्त प्लाज्मा में घुलित रूप में शरीर के ऊतकों से फेफड़ों में ले जाया जाता है, यानी कि शरीर के जो ऊतक होते हैं वो जो घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फेफड़ों तक ले जाते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। उसके बाद इसमें चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है, एक तो मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, एक तो चित्र बनाना है, और दूसरा है धमनियों तथा सिराओं में अंतर लिखिए, यानी कि धमनियों में और सिराओं में क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है, इसके बारे में बताना है। तो आंसर देखें तो मानव उत्सर्जन तंत्र का ये चित्र बनेगा और धमनियों तथा सिराओं में क्या अंतर होता है, इस तरफ धमनियां हैं, इस तरफ सिराएं हैं। रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, यानी कि खून को दिल से दूर ले जाने का काम करती हैं। हृदय की ओर रक्त ले जाती है, यानी कि धमनियां जो हैं हृदय की तरफ रक्त को लेके जाती हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती हैं और इसमें होता है ऑक्सीजन रहित। इसका स्थान शरीर के भीतर गहरा है और इसका स्थान त्वचा के करीब है। ऑक्सीजन युक्त रक्त के कारण इनका रंग लाल होता है और ऑक्सीजन रहित यानी कि ऑक्सीजन नहीं होती, इस वजह से इनका रंग नीला होता है। धमनियों में अवकाशिका संकीर्ण है और सिराओं में अवकाशिका चौड़ी है। रक्त प्रवाह का दबाव अधिक होता है और रक्त प्रवाह का दबाव कम होता है। तो ये था आपका कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।